वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल साइंस वर्ल्ड में स्वागत है। पिछले क्लास में हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस कर चुके थे। उम्मीद है कि आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देखे होंगे। आज हम न्यूटन के सेकंड लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो F = ma होता है उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, सो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट बनाते रहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो आपका आने वाला एग्ज़ाम के लिए। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, इसका कुछ पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, बेसिक्स उसके बाद जाएंगे। ठीक है, आप लोग तो देखिए, the rate of change of momentum The rate of change of momentum is directly proportional to the force applied। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स का, अप्लाइड फोर्स का। मतलब अप्लाइड फोर्स मतलब क्या? मतलब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स को अप्लाई करेंगे, जिस डायरेक्शन हम फोर्स जो लगाएंगे, जिस डायरेक्शन, वही अप्लाइड फोर्स कहेंगे उसको। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज मतलब क्या? परिवर्तन। चेंज होगा तब ना उसको परिवर्तन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? चेंज, यानी कि चेंज को हम मानते हैं डेल्टा। जो चेंज हुआ हम मान लेते हैं एकदम कम चेंज हुआ, डेल्टा पी मान लेते हैं उसको। ठीक है, तो डेल्टा पी मान लेते हैं। चूँकि आप बोलेंगे पी ही क्यों माने, क्योंकि मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं किससे? पी से, इसलिए हम पी माने। तो रेट बोला है, रेट किससे? रेट मतलब टाइम, जो भी होगा उसको किससे? रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, उसको टी से क्या कर देंगे? डिवाइड कर दें। टी मतलब टाइम से क्या कर देंगे? उसको डिवाइड कर देंगे। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसका है? फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड, फोर्स को किससे डिनोट करते हैं? एफ से। यही बोला था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए किसका समानुपाती होता है? बल का समानुपाती है। तो देखिए, इसको हम अगर हिंदी में बोलना चाहेंगे तो क्या होगा? संवेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की क्या होगा? दर। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल का क्या होता है? समानुपाती होता है। लगाए गए बल का क्या होगा? समानुपाती होगा। समानुपाती होता है। यही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो इसको अगर हिंदी में भी डेरिवेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, टी एफ। तो संवेग में परिवर्तन की दर है, टी क्या है? दर है। और संवेग किसको बोलेंगे? पी को। यहाँ पी क्या है? संवेग है। तो संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए किसका समानुपाती होता है? बल का। लगाए गए बल का समानुपाती होता है।
यही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, मिटा दे। देखिए यहाँ पे क्या बोले, संवेग में परिवर्तन की दर डेल्टा पी बाई टाइम टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, फोर्स का, एफ का। तो वेर डेल्टा पी क्या होगा, मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, वेर डेल्टा पी क्या है, संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम। इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जहां डेल्टा पी इज इक्वल टू संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, दर नहीं बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा पी संवेग में परिवर्तन है, परिवर्तन। अब समझ में आ गया कि डेल्टा पी मतलब क्या होगा, संवेग, ठीक। और टी क्या है, समय, यानी कि टाइम, क्लियर। और एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, बल बोलेंगे, ठीक। तो संवेग में परिवर्तन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका डेल्टा पी किसका सेंटर में है, एफ के। ई तो इसके सेंटर में नहीं है, सेंटर मतलब एकदम सीधा, देखिए किसका सेंटर में, ये इसके सेंटर में, लेकिन ई देखिए इसके, इस सेंटर बोलेंगे इसको, नहीं तो थोड़ा टेढ़ा टाइप का हो गया ना। ई सीधा है तो सेंटर उसको बोलते हैं, सीधा एकदम सीधा लाइन वाला। तो इसको लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो t मान लेते हैं 1/t। 1/t का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। 1/t का क्या है, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि फोर्स बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, अगर टाइम बढ़ रहा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, ठीक है। टू फोर्स, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, मान सकते हैं। देखिए और इक्वेशन ले जाते हैं, डेल्टा पी, चूँकि ये डायरेक्ट में है मतलब सीधा है इसके, इसलिए डेल्टा पी इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, हो गया। अब ये देखिए नीचे में है टी, तो इसके डेल्टा पी हट गया, तो इसके ऊपर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। डेल्टा पी सपोज यहाँ पे हट गया, इसको हम कर सकते हैं ना, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 ले सकते हैं, 1 से गुना करेंगे मल्टीप्लाई को, कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसलिए क्या करें, इसको 1 ले लेते, मान लीजिए इसको 1 से इंटू कर दिए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 से इंटू करेंगे तो इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए डेल्टा पी सेंटर, डेल्टा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इसके सेंटर में कौन है, फोर्स, तो फोर्स को लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखिए डेल्टा पी यहाँ से हट गया, डेल्टा पी तो हटा दिए, तो डेल्टा पी अगर हट गया यहाँ से, देखिए अगर यहाँ पे डेल्टा पी हट गया सपोज, तो क्या बचा है 1/t, तो उसी को लिखे 1/t। तो 1/t का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। 1/t का क्या है, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। 1/t, ई 1 किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स का, तो 1/t इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये नीचे में है, ये तो डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्टली मतलब सीधा,
और इन्वर्सली मतलब जो नीचे में है, इसके तो सेंटर में नहीं है, सीधा तो नहीं है, सीधा नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्स, व्युत्क्रमानुपाती, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। और चूंकि ये सीधा है इसलिए बोलते हैं समानुपाती, समान है, लेकिन ये समान नहीं है, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि डायरेक्ट है इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसको 1 से गुना के मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा पी को तो वही होगा ना, 1 से मल्टीप्लाई करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, वही आंसर आएगा। तो इसलिए 1 से कर दिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। क्यों, देखिए और एक क्वेश्चन होते हैं, डेल्टा पहले मान लीजिए 1 नहीं था, यहाँ पे 1 को इंटू डेल्टा पी से मल्टीप्लाई की तो डेल्टा पी आएगा। अब देखिए इसको अगर मिटा देते हैं सपोज, तो डेल्टा पी किसके डायरेक्ट में है, फोर्स के, तो वही लिखे डेल्टा पी इंटू फोर्स। अब देखिए 1, अब डेल्टा पी सपोज यहाँ से हट गया, तो डेल्टा पी अगर हट जाएगा यहाँ से तो बचेगा 1/t। तो 1/t इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका है, फोर्स का। इन्वर्सली क्यों बोलेंगे, अगर कोई चीज़ नीचे में है तो उसको बोलते हैं इन्वर्सली, और अगर डायरेक्ट में है, कुछ नीचे में कुछ नहीं, मतलब नीचे में इसका है कुछ नहीं तो डायरेक्ट है। इसके सेंटर में डायरेक्ट पॉइंट कौन है, ई, इसका डायरेक्ट है, लेकिन ये नीचे में है, ई इसका नीचे में है, इसलिए इसको बोलते हैं कि इन्वर्सली, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो अगर इन दोनों को इक्वेशन को कंबाइन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, अब लोग हिंदी में लिखिएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को अगर कंबाइन कर देंगे, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी इंटू 1/t। ये दोनों तरफ देखिए फोर्स अप्लाई है, दोनों तरफ दोनों का फोर्स देखिए एफ एफ, ए भी एफ है, ए भी एफ है, तो इसको एक ही एफ लिख सकते हैं ना, फोर्स। ये दोनों एफ था इसलिए एक एफ लगा दिए इसमें, ठीक है, क्योंकि बल तो एक ही लगा है ना, उसमें दोनों के उसमें बल तो डिफरेंट नहीं लगा है ना, कि 2 न्यूटन 4 न्यूटन, ऐसा नहीं, फोर्स दोनों का क्या है, सेम है, तो फोर्स दोनों का सेम है, तो इसलिए एफ हो गया। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं सजा के डेल्टा पी बाई टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, फोर्स अप्लाइड। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे, यहाँ तक लिख लें, ऊपर वाला मिटा देते हैं, लिखते रहिएगा। ठीक है, जहाँ पे प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपके जो अंदर में प्रॉब्लम है वो हम समझ सकें, उसको हम सॉल्व आउट करने का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे डेल्टा पी, यहाँ पे होता है डेल्टा पी, यहाँ पे क्या लिखे, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स लिखे थे, ये सब मिटा देते हैं। देखिए सब मिटा देते हैं, तो डेल्टा पी बाई टी, इसको अगर हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जो के है, एफ, यहाँ पे लिख सकते हैं वेर के इज ए कांस्टेंट जहाँ के क्या है, नियतांक, इसको बोलते हैं क्या, नियतांक, जहाँ के एक नियतांक लिख दिए। अब देखिए, यदि मान लीजिए, यदि इफ
यदि k इजकल टू 1 होगा, k का मान अगर 1 हो जाता है तो क्या होगा, तो डेल्टा p बाई टी होगा। और k की जगह कितना है 1, तो 1 लिख सकते हैं इसको 1, चूँकि ये इंटू में है ना तो f। अब देखिए तो इसका वैल्यू कितना आएगा, नीचे वाला इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो डेल्टा p अपॉन टी, f को 1 से मल्टीप्लाइंग तो f आएगा ना, क्योंकि 1 से जितना जिसको मल्टीप्लाई करते हैं वही आता है आंसर, रिजल्टेंट वही आएगा। ठीक है, तो डेल्टा p बाई टी इज इक्वल टू कितना हुआ, फोर्स का। ठीक है, सपोज मान लीजिए, सब मिटा देते हैं। ठीक है, अब न्यूटन सेकंड एफ इजिकल टू एम ए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इजिकल टू एम ए, उसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या था, डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी इक्वल टू था फोर्स था। तो यहाँ पे मान लेते हैं दो गो वस्तु जिसका द्रव्यमान समान है। समान मतलब ये अगर 2 kg है तो ये भी कितना है, 2 kg है। ये m है तो ये भी m है। m इसको kg मान लेते हैं, चूँकि द्रव्यमान का ऐसा यूनिट होता है kg, तो मास इसको kg मान लेते हैं। तो सपोज मान लीजिए इसको हम ये ऑब्जेक्ट है, जिसको ऑब्जेक्ट है ये वस्तु, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं। तो इसको हम, इस ऑब्जेक्ट को हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं ताकि ये मोशन में आ सके। तो इनिशियल कंडीशन में जो पहला वस्तु है उसका मान लेते हैं, जो प्रारंभिक इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं। प्रारंभिक वेग क्या है यहाँ पे, u यहाँ पे, और फाइनल वेलोसिटी इसको मान लेते हैं v। ठीक है, सपोज मान लीजिए इसको हम फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो यही वस्तु तो जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कुछ तो टाइम लगेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आया। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु, सपोज मान लीजिए यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ए से बी तक यहाँ पे कोई लड़का है, ठीक है, इसको कुछ मान लीजिए यहाँ पे बी पे स्कूल है, उसको स्कूल जाना है, तो बी पर स्कूल है, बी पर, तो ए से बी तक आने में कुछ तो टाइम लगेगा ना उसको, स्कूल जाने में, घर से स्कूल जाने में उसको टाइम लगेगा ना, इसको टी टाइम लगा मान लेते हैं। तो वही अगर ये वस्तु मोशन फोर्स जब अप्लाई करेंगे इस वस्तु पर, तो वस्तु यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचा उसमें कुछ क्या लगा, टाइम लगा। वही टाइम क्या है, इसको मान लेते हैं क्या है, टी है। ठीक, क्लियर, इसको इरेज कर देते हैं। चलो देखिए, तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, संवेग का, जिसको हम मोमेंटम बोलते हैं, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मास को द्रव्यमान बोलते हैं गुना वेग। संवेग को किससे डिनोट करते हैं, p से। तो p इज इक्वल टू, इसको अगर लिखेंगे p इज इक्वल टू m इंटू बी, यही वाला फॉर्मूला है। संवेग का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो इस केस में देखिए, इसका जो प्रारंभिक वेग है क्या है, u है, और
यहाँ पे द्रव्यमान कितना है, m है। तो इसमें अगर प्रारंभिक संवेग निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम, लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम को पी आई मतलब इनिशियल, पी इनिशियल क्या होगा, मास होगा, और इसका मास और इसका वेलोसिटी कितना है, अभी इसका नहीं, अभी इसका देखिए, मास इंटू वेग होता है ना, द्रव्यमान गुना वेग होता है, तो इसका मास द्रव्यमान m है, और वेग किसका है, इसको अभी भूल जाइए, इसको देखिए, तो वेग कितना है इसका, प्रारंभिक वेग u है, तो इसको कितना करें, मास इंटू u हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इसको पी फाइनल बोलेंगे, इसको क्या होगा, मास इंटू वैल्यू, इसको भूल जाइएगा, इसका द्रव्यमान m है और इसका वेग कितना है, इसका द्रव्यमान m, ठीक है, m रख दिए, इंटू, अब इसको भूल जाइए, इसका वेग कितना है, अंतिम वेग, वेलोसिटी v है, तो वेग है, ये प्रारंभिक है, इसको हम प्रारंभिक मान लेते हैं, इनिशियल, प्रारंभिक, इसको क्या मानते हैं, अंतिम, इसको बोलते हैं फाइनल, इसको बोलते हैं इनिशियल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चेंज क्या हुआ, इनिशियल से फाइनल, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो चेंज है, डिफरेंस है, अंतर, ठीक है। सपोज मान लीजिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई ये है, सपोज यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है, यहाँ पे a मान लेते हैं, इसका b मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 5 है, जबकि आपको दिया है, सपोज मान लीजिए e वाला दिया है 2, तो ये कितना होगा, 3 होगा, तो वही, तो क्या किए हम, 5 से क्या कर दिए, तब ना ये आया, 5 से क्या करते, 5 से 2 को माइनस कर दिए, 5 से जो 2 माइनस हुआ तब क्या है, 3, तो इसका वैल्यू 3 है, तो वही आया, 5 से 2 इसको इससे माइनस किए तो इसका वैल्यू निकल गया, तो 5 से 2 माइनस किए 3, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो वही करेंगे यहाँ पे भी, तो पहले फाइनल को ले लेते हैं, चूँकि चेंज बोला है तो फाइनल को पहले लिखा जाता है, तो चेंज डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डेल्टा पी, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम है, तो क्या होगा, पी फाइनल माने मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम कितना है, यहाँ पे फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम कितना है, m इंटू वी, तो फाइनल मोमेंटम m इंटू वी माइनस इनिशियल कितना है, इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू, ठीक है। अब डेल्टा पी का वैल्यू इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी इन इक्वेशन 3, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, डेल्टा पी का मान समीकरण 3 में, यहाँ पे समीकरण 3 में रखने पर, डेल्टा पी का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। जब डेल्टा पी का मान समीकरण 3 में रखेंगे, 3 में डेल्टा पी का मान रखने पर, और डेल्टा पी का मान क्या आया, ए वाला, तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो क्या होगा, डेल्टा पी की जगह मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू यू अपॉन टी इक्वल टू कितना है, फोर्स है, ठीक।
दोनों केस में देखिए यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, कॉमन जा सकता है मास, तो मास को कॉमन ले लेते हैं। m इज इक्वल टू m ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन टी बराबर f लिख सकते हैं। चूँकि हम जानते हैं त्वरण का सूत्र क्या होता है एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो देखिए यहाँ पे a माइनस वी बाई ए लिखा हुआ, लिखा जो है कहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर m को यहाँ पे सपोज m नहीं है तो देखिए v माइनस यू बाई टी, तो v माइनस यू बाई टी की जगह लिख सकते हैं a, तो वही क्या करेंगे m, अब ई v माइनस यू बाई टी की जगह v माइनस यू की जगह v माइनस यू बाई टी की जगह इसको लिख सकते हैं a को, तो इसको क्या कर दें a लिख दें बराबर क्या है यहाँ पे f। इसको सजा के लिख देते हैं, ऊपर में लिख देते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। f इज इक्वल टू क्या है एम ए, तो f इज इक्वल टू एम ए प्रूफ। ठीक है, इसके न्यूटन के सेकंड लॉ के कुछ एप्लीकेशन को जानने के पहले हम इसके कुछ बेसिक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। देखिए जब क्रिकेट मैच में खिलाड़ी गेंद को कैच करता है तो वह हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है। When the players catch the ball in the cricket match, then why he draw in backward direction in his hand। ठीक है, तब वो हाथ को क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की ओर क्यों खींचता है। ऐसे भी तो लिख सकता है कैच, ऐसे ही क्यों करता है। इसका जो फंडा है वो हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जान पाएंगे कि आखिर वह ऐसा ना लेके करके हाथ को पीछे की ओर खींचता क्यों है। ठीक है, तो देखिए हम इस इक्वेशन को जानते हैं, डेल्टा पी बाई टी इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स, अप्लाइड फोर्स के। यानी कि डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी है संवेग में परिवर्तन। संवेग में क्या है परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। देखिए बढ़िया से समझिए, जहाँ प्रॉब्लम होगा बोलिएगा। संवेग में परिवर्तन, इसको चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t। इसको पहले ही करा चुके हैं, उसको थोड़ा देखिएगा, 1/f। ठीक है, तो डेल्टा पी इसके सेंटर में ही है तो ये डायरेक्ट है, ये नीचे में है टी तो ये क्या होगा इन्वर्सली है। यानी कि डेल्टा पी यानी संवेग, समय परिवर्तन जितना बढ़ेगा उसका फोर्स भी क्या होगा उतना ही बढ़ेगा। लेकिन अगर फोर्स बढ़ रहा है तो उस केस में उसका टाइम क्या होगा घटेगा। नहीं तो अगर टाइम घट रहा है तो फोर्स क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, फोर्स बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। लेकिन फोर्स अगर बढ़ेगा तो उसका संवेग भी क्या होगा बढ़ेगा। तो इस केस में देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हम गेंद को कैच करते हैं ऐसे करके, तो ऐसे करके जब गेंद को कैच करते हैं तो इस केस में क्या होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे कैच कर रहे हैं हम गेंद को, और यहाँ से मान लें यहाँ से कैच कर रहे हैं और इसको जब खींचेंगे तो
एक्चुअल हम यहाँ पे कैच कर लेंगे तो जल्दी मिल जाएगा गेंद को, और यहाँ पे कैच करने तो क्या होगा, टाइम लगेगा, कुछ समय लगेगा, क्योंकि ये पहले मिल रहा है। जब इसको हाथ को पीछे की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, कुछ तो समय लगेगा ना, टाइम लगेगा ना। तो टाइम इस केस में क्या, इस यहाँ पे टाइम कम लग रहा है, जैसे ही हाथ को पीछे की तरफ खींचेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। जब टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो क्या फोर्स घट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे टाइम जब ऐसे कैच करते हैं तो यहाँ पे फोर्स हमको ज़्यादा लगता है, क्योंकि टाइम घट जाता है। और यहाँ से जब ऐसे खींचते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि यहाँ से पहले ही मिल रहा है, इसको जब खींचते हैं हाथ को तो ये तो बाद में मिल रहा ना, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ तो टाइम लगा, तो टाइम तो बढ़ गया ना। तो टाइम बढ़ने के कारण जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो टाइम बढ़ गया तो फोर्स घटेगा। फोर्स मतलब क्या, बल उसमें यहाँ पे जो था उसको चोट कहाँ पे लगेगा, चोट ज़्यादा। फोर्स मतलब क्या, बल उसमें जो वेलोसिटी से आएगा क्या, गेंद, वो आपको हाथों को, जो खिलाड़ी के हाथ को चोट पहुंचा सकता है। इसलिए खिलाड़ी क्या करता है, अपने हाथ को कैच जब करता है तो पीछे की तरफ खींच लेता है, ताकि उसका जो समय है यानी कि टाइम है वो कम लगे, सॉरी टाइम उसका क्या लगे, ज़्यादा लगे, और फोर्स कम लगे। अगर फोर्स कम लगेगा तो उसका चोट, हाथ में जो चोट है वो कम लगेगा। अब फोर्स अगर ज़्यादा लग गया तो ऑब्वियसली है क्या, हाथ को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए क्या करता है, खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, ताकि उसको टाइम जो है ज़्यादा लगे। टाइम ज़्यादा लगने से फोर्स घट जाता है और खिलाड़ी के हाथ में चोट लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ठीक है। और एक कंडीशन क्या होता है, देखिएगा, देखिए यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए ये कांच का गिलास है, ठीक है। जब इस कांच की गिलास को हम किसी हार्ड सरफेस पे, यहाँ पे हार्ड सरफेस हम मान लेते हैं फर्श, जो आपका फर्श है, मतलब आप जहाँ पे खड़े हैं वो सतह तो मान लेते हैं, मान लीजिए वहाँ सतह क्या है, सरफेस जो है वो सीमेंट का बना हुआ है। तो कांच की गिलास को जब हम गिराते हैं तो कांच की गिलास जब गिरेगा तो कुछ तो वेलोसिटी से गिरेगा ना ग्लास। मान लीजिए वही वेलोसिटी, उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है, ठीक है, यू, वो 5 मीटर के वेग से क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, मतलब गिर रहा है। जब कांच का गिलास सरफेस पे टकराएगा तो देखिएगा क्या होगा, उसका चकनाचूर, मतलब टूट जाएगा। जब टूटेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करता, मतलब जीरो हो गया ना वहाँ पे, और तो उसका कुछ वेलोसिटी नहीं होगा ना, तो वेलोसिटी उसका क्या होगा, डिक्रीज कर गया। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये वेलोसिटी डिक्रीज किया, क्यों हुआ, क्योंकि सरफेस क्या था, कठोर था, यानी कि हार्ड था सरफेस। मान लीजिए यहाँ पे ये दीवार है, और आप जो सोफा जिसमें आप बैठते हैं या कोई गद्दा, ये दीवार हार्ड है ना आपका सोफा हार्ड है, कौन ज़्यादा हार्ड होगा, दीवार होगा हार्ड। तो आप अगर हाथ से दीवार को मारते हैं जोर से, और वही हाथ से अगर आप सोफा को मारते हैं तो आपको चोट किस में ज़्यादा लगेगा, बताइए। ऑब्वियसली है कि चोट दीवार पे ज़्यादा लगेगा। क्यों, दीवार पे हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ा, अब फोर्स ज़्यादा हो जाएगा जिसके कारण हमको चोट लग सकता है। किस पे, फोर्स अगर ज़्यादा बल से मारेंगे तो हाथ टूट भी सकता है, या खून भी निकल सकता है, कुछ हो सकता है, दर्द हो सकता है हाथ में, होगा कि नहीं। लेकिन वही वाला फोर्स अगर आप गद्दा में मारेंगे तो आपको क्या लगेगा, आपके हाथ पे चोट नहीं लगेगा, क्योंकि फोर्स अप्लाई की हुई, चूँकि सरफेस मुलायम होने के कारण आपका जो फोर्स था, आपको समझ में नहीं आया कि वहाँ पे फोर्स हम जो अप्लाई किए वो कम था या ज़्यादा था, क्योंकि वहाँ पे ड्यू टू सरफेस के कारण, सतह के कारण, क्योंकि वहाँ पे क्या था, जो इसका गद्दा का सरफेस था वो क्या है, मुलायम है, उसके अंदर रुई से भरा होता है ना, तो लगेंगे तो उसको मुलायम होता है, मुलायम होगा तो फोर्स कम लगेगा।
और हार्ड होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। इसीलिए जब हम किसी कांच के ग्लास को किसी कठोर सतह पर गिराते हैं तो वह उसका वेलोसिटी, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड था और फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वो टूट जाएगा तुरंत, कठोर है सरफेस होने के कारण उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाता है। यहाँ पे देखिए, मान लेते वही वाला कांच का ग्लास किसी गद्दा पे गिराते हैं तो आप देखिएगा कि गिराने के फलस्वरूप जब हम कांच के गिलास गिरता है गद्दा पर तो देखिएगा बाउंस करता है, मतलब ड्रॉप करता है। ड्रॉप जैसे हम लोग क्रिकेट का बॉल होता है ना, वैसा ही क्या होता है, कांच का ग्लास भी ड्रॉप करने के बाद ही उसका वेलोसिटी है डिक्रीज कर जाता है, मतलब 0 हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसको तुरंत उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर, जैसे कांच का ग्लास कठोर सरफेस पे डिक्रीज हुआ वैसा नहीं होता है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। किस पे, इस पे सोफा पे या गद्दा पे देखिएगा, क्योंकि गद्दा पे मुलायम सरफेस है, सरफेस मुलायम होने के कारण उसमें जो फोर्स है कम लगा, जिसके फलस्वरूप कांच के ग्लास वहाँ पे टूटा नहीं। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे देखिएगा, जब मान लीजिए उसका वेलोसिटी वही है, इनिशियल वेलोसिटी, उसको 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ही गिरा रहे हैं। ठीक है, और उसका वेलोसिटी अंत में देखिएगा क्या होगा, घट के मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड हुआ और लास्ट में उसका इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हुआ। ऐसा नहीं कि तुरंत जैसे इसमें हुआ 5 मीटर पर सेकंड के वेग जा रहा था, फिर उसके बाद अंत में क्या हो गया, लास्ट में 0 हो गया। ये ऐसा नहीं होता है, ये बाउंस करता है, ड्रॉप करने के बाद उसके बाद इसका वेलोसिटी लास्ट में डिक्रीज करता है। आया था 5 मीटर के वेग से वेलोसिटी से उसके बाद ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद उसका कुछ वेलोसिटी घट गया, 2 मीटर पर सेकंड हो गया और लास्ट में उसका वेलोसिटी क्या हो गया, जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो गया, 0 हो गया। इस केस में दोनों का अगर बोलेगा आपको फोर्स किस में ज़्यादा लगा, तो आप ऑब्वियसली है, आप जानते होंगे कि हार्ड सरफेस पे फोर्स ज़्यादा लगेगा और मुलायम सरफेस पे फोर्स कम लगेगा। ठीक है, फोर्स कम होने के कारण उसका संवेग भी घट जाएगा। ठीक है, फोर्स अगर कम लगेगा तो उस केस में देखिएगा, फोर्स कम लगेगा तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, जब कांच का ग्लास गिराएं तो तुरंत क्या हो गया, वेलोसिटी डिक्रीज। जब वही वाला कांच का ग्लास गद्दा पे गिराएं तो वो ड्रॉप किया, उसके बाद धीरे धीरे उसका जो ग्रेजुअली क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज किया। तो उस जो ग्रेजुअली डिक्रीज किया उस समय उसका तो जो टाइम था उसमें वो तो टाइम लिया ना, उसका टाइम तो बढ़ गया ना, ड्रॉप किया, बाउंस किया, तो ऐसे करके जो बाउंस हुआ तो उसमें टाइम बढ़ गया। टाइम बढ़ने के कारण फोर्स उसका क्या हो गया, घट गया। इसलिए उसका कांच का ग्लास क्या हुआ, नहीं टूटा। समझ में आ गया? ठीक है।